Today we are going to study about classification of matter on the basis of chemical properties. आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करेंगे। हम इसके पहले आप लोग को बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन आज जो हम लोग क्लासिफाइड करेंगे मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग डिटेल्स करेंगे एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को कहा गया है केमिकल सब्सटेंस का वैसा सिंपलेस्ट कंपोनेंट जिसको आप ब्रोकन करके सिंपल मेथड से ब्रोकन नहीं कर सकते हैं इसको आप, है ना। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे एटम्स को कहा जा रहा है। तो एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन किए हैं। एंड एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी broken nor be built from simple substance by any known physical or chemical method। कोई भी सिंपल केमिकल और फिजिकल मेथड से इसको ब्रोकन नहीं कर सकते हैं आप, है ना। और सेकेंड जो इसका मेन पॉइंट है, एन एलिमेंट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये बना होता है ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस कहा गया है। तो एलिमेंट्स इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। मेन जो इसका पॉइंट आ रहा है, एलिमेंट्स इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस कहा गया है। कुछ एग्जांपल देखिए एलिमेंट्स का, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। ऑल एलिमेंट्स हैव ए नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितना भी एलिमेंट्स होता है उसका एक नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हो। आप किससे डिनोट करते हो? जेड से। और एटॉमिक नंबर जो होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कुछ एटॉमिक नंबर जान लो। एटॉमिक नंबर है 30 एलिमेंट का, 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप याद रखोगे। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इसका बार बार जरूरत आएगा, है ना। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है जेड, इक्वल टू होता है जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11। और जितना भी एलिमेंट्स होता है उसका एक मास होता है, उस मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हो? एटॉमिक मास, है ना। तो अभी हम लोग सारा एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे,
जितना एलिमेंट्स को पूरी केमिस्ट्री में बार बार हम लोग को ज़रूरत आएगा, अभी एटॉमिक मास वो एलिमेंट्स को लिखने जा रहे हैं। सारा एलिमेंट्स का नहीं, जितना एलिमेंट्स का हम लोग को हमेशा बार बार ज़रूरत आएगा उस एलिमेंट्स का हम लोग एटॉमिक मास लिखने जा रहे हैं, उसका स्टडी करने जा रहे हैं। तो हेडिंग देंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कौन मास है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है, ए से डिनोट करेंगे। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एलिमेंट्स का होगा, दोनों को ऐड करोगे आप, एटॉमिक मास निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? एटॉमिक मास, है ना। तो आप देखो, कोई भी एलिमेंट्स आप लिखते हो, मान लो कि एक एलिमेंट्स आपने एक्स लिया है, तो आप एक्स जो लिया है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं आप, मान लो कि ए यहाँ पे जो लिख रहे हैं एटॉमिक मास है, बी एटॉमिक नंबर है। तो ए यहाँ पे एटॉमिक मास है और बी क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग एटॉमिक मास का स्टडी करने जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का नहीं, जिस जिस एलिमेंट्स का बार बार जरूरत आएगा उसका एटॉमिक मास देखने जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, सिल्वर, कैडमियम, टिन, आयोडीन, बेरियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, लेड। ये सारा एलिमेंट्स है। इसका एटॉमिक मास हम लोग को बार बार जरूरत आएगा। अगर मोल भी निकालना होगा तो एटॉमिक मास की जरूरत आएगी। इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, एटॉमिक मास की जरूरत आएगी। कोई भी न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक मास की जरूरत आएगी आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटासियम 39, कैल्शियम 40, वेनेडियम 51, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कोबाल्ट 59, कॉपर 63.5, जिंक 65.3, आर्सेनिक 75, सेलेनियम 79, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, कैडमियम 112, टिन 119, आयोडीन 127, बेरियम 137, प्लेटिनम 195, गोल्ड 197, Hg 200, लेड 200। एटॉमिक मास है। देखिए इसकी जरूरत क्या है, आप जान लीजिए। जैसे आपके पास वाटर है और वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1। कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो 1 × 2। ऑक्सीजन का होता है 16, कैलकुलेट करेंगे तो 18 है, 18 AMU, है ना। ये मॉलिक्यूलर मास है इसका। कौन मास है? मॉलिक्यूलर मास। अब देखो यहाँ पे आपको ग्लूकोज का निकालना है, C6H12O6। क्या लिखेंगे? कार्बन का कितना होगा? 12, तो 12 × 6। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 × 12 प्लस
ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 6, कैलकुलेट करेंगे 180 है, क्या आएगा 180। ये मॉलिक्यूलर मास है। आपको निकालना है पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, आपको निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे? पोटासियम का कितना होता है 39 इंटू 2, देखो बताया है पोटासियम का 39 होता है। कितना पोटासियम है 2 है। क्रोमियम का देखो 52 होता है, क्रोमियम देखो 52, तो 52 इंटू 2। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 7, कैलकुलेट करेंगे निकाल लेंगे। तो आप जान लो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का निकालना है। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 64। ऑक्सीजन अगर 4 है तो 16 इंटू 4 कैलकुलेट कीजिए निकाल लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का होता है 108 बताए हुए हैं। देखो यहाँ नाइट्रोजन का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 3 48, कैलकुलेट कीजिए निकल जाए। तो अगर एटॉमिक मास अगर आपको मालूम होगा तो आप क्या निकाल लोगे? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकाल लोगे, है ना। और मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास की जरूरत आएगी ही। तो जितना भी न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री का होगा बिना आपका एटॉमिक मास का, और मैक्सिमम 99% जो मैंने बोर्ड पे एटॉमिक मास लिखा है बार बार इसकी जरूरत आएगी। तो इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में चला जाएगा, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को पहले देखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? मास किसका? कॉपर का। किसमें? 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास निकालना है, जबकि इसका अमाउंट कितना है 100 ग्राम। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालना होगा। इसलिए मैंने आप लोग का एटॉमिक मास सबका बताया है, कॉपर का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। तो आप मोलर मास निकालिएगा कॉपर सल्फेट का 159.5 आएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, अब खुद बताइए। 159.5 जो है टोटल वेट है कॉपर सल्फेट का। इसमें कॉपर कितना है 63.5, तो लिखेंगे कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम कॉपर। तो कितना ग्राम में आपको निकालना था? 100 ग्राम में निकालना था। तो 100 ग्राम में निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 63.5 बाई 159.5 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो टॉपिक हम लोग देखेंगे कंपाउंड, बहुत सिंपल टॉपिक है कंपाउंड, है ना। जब दो या उससे दो से अधिक एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड होंगे, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, तब उसको आप कंपाउंड बोलते हैं, है ना। अ कंपाउंड इज अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो। रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड। बाय वेट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कंबाइनिंग एलिमेंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? दैट केमिकल सब्सटेंसेस विच फॉर्म केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बट डिफरेंट रेशियो, तो आप उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो कंपाउंड को सिंपल लिखिएगा, अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है बाय द कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन of 2 or more elements in a fixed ratio by weight having different property from the combination from the combining elements is known as compound. एग्जाम्पल क्या है इसका? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फार्मूला लिखा है और उसका नाम, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है? MgSO4। बेरियम क्लोराइड का क्या होता है? BaCl2 एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, है ना, करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है?
मिक्सचर इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जिस तरह से कंपाउंड बनता है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, सिमिलरली मिक्सचर भी बना होता है दो और दो से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, बट नॉट मेंटेन डिफिनिट रेशियो, लेकिन डिफिनिट रेशियो मेंटेन नहीं करता है ना। दैट केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बट नॉट मेंटेन डिफिनिट रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर, है ना। और उसका जो कंपोजिशन होता है उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है अगर पूरे में इंटायर एक जैसा मिक्स हो, थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो। जैसे पानी में चीनी को डालते हो तो पूरे चीनी में, पूरे पानी में जो चीनी मिला होता है इंटायर में एक जैसा मिला होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है तुम्हारा एयर, पेट्रोल, एलवाई एक्सेट्रा, है ना। तो वैसा मिक्सचर जिसमें पूरे में एक जैसा, पूरे में इंटायर में यूनिफॉर्म मिक्स हो, तो आप बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, पूरे में इंटायर में एक जैसा मिक्स नहीं होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, मतलब पूरे में यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल है सैंड और पल्सेज आपस में मिले होते हैं, हेट्रोजीनियस है। स्मोक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं सिंपल तरीका से। तो मिक्सचर जो होता है अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। प्रोडक्ट जो होता है ऑब्टेन हो रहा है किसके मिक्सिंग से, दो या उससे अधिक सब्सटेंस, सो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रिमेन्स अनचेंज। लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो होता है रिमेन अनचेंज होता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, तो इज नोन एज क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको, वैसा प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, सो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रिमेन अनचेंज। प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। मैंने और बताया था, लेकिन ये क्या मेंटेन नहीं करता है, कंपाउंड में रेशियो मेंटेन करता था, लेकिन मिक्सचर में रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैव सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट। सिमिलर कंपोजिशन होगा, इंटायर में एक जैसा कंपोजिशन होगा, तो आप इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर डू नॉट हैव सिमिलर कंपोजिशन, डू नॉट हैव सिमिलर कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और जिसमें कंपोजिशन सिमिलर होगा, सिमिलर कंपोजिशन होगा, तो होमोजीनियस। बट सिमिलर कंपोजिशन डू नॉट हैव सिमिलर कंपोजिशन, तो इसको हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर, है ना, या सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी डिजिट दिया हुआ रहेगा, आपको बोला जाएगा, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो आपको कुछ रूल्स जानने होंगे जो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले डिफिनेशन जानिए कि सिग्निफिकेंट नंबर किसको कहते हैं। तो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर। एक नंबर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। लास्ट डिजिट का वैल्यू जो होगा अनसर्टेन होगा, इज कॉल्ड कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उस नंबर को क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे।
क्या डिफिनेशन में याद रखना है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट है ना, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called significant number. It is also known as significant figure. तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन हुआ। इसके बाद कुछ रूल जानना है। रूल्स फर्स्ट आता है ना, कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे आपके पास 2 3 4 है तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 3। अगर आपके पास है 2 3 है तो सिग्निफिकेंट कितना होगा? 2। अगर आपके पास है 2 3 5 6 तो सिग्निफिकेंट कितना होगा? 4। क्योंकि जितना भी है नॉन जीरो डिजिट है ना। तो फर्स्ट रूल में कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, है ना। जितना भी आपका है, अगर एग्जांपल में देखेंगे आप कि आपके पास 2 5 3 है, कोई पूछेगा कि सिग्निफिकेंट कितना होगा? इसका 3 होगा। 4 6 8 9 2 है, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 5 होगा। अगर आपको सेकेंड जो लाइन था इसमें 2 0 3 है, जीरो कहाँ है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 3 होगा। तो रूल फर्स्ट यही कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज, है ना, साथ ही साथ जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट होता है। अगर जीरो प्रेजेंट है नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। ये फर्स्ट आपका रूल्स का एग्जांपल से समझाएं हम। सेकेंड है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरो अगर प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में अगर जीरो प्रेजेंट है, ये साइड में प्रेजेंट है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 2। वही कहता है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है नॉन जीरो डिजिट का तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे आपके पास 0.002 है, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 1। 0.0023 है, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 2। तो जो भी लेफ्ट साइड में जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इफ ए नंबर एंड इन जीरो बट दिस जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दिस जीरो आर सिग्निफिकेंट बट नॉट मेंटेन डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए बहुत आसान है, ये कह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर जीरो है आपको प्रेजेंट है राइट साइड में, प्रेजेंट है राइट साइड में, और डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है। क्या नहीं मेंशन है? डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट नंबर पूछेगा तो क्या होगा? 1। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट मेंशन हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 5, है ना। तो कहता है कि इफ ए नंबर एंड इन जीरो बट these जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द क्या? डेसिमल पॉइंट, तो वो क्या होता है? these जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट मेंशन होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, बट डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल देखिए 2.600, देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मेंशन है तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इस बात को देखिए, तो डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड में मेंशन होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन मेंशन नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए लास्ट रूल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट नंबर निकालने का लास्ट रूल्स है, कहता है कि इफ अ नंबर एक नंबर ले रहे हैं एंड्स इन जीरो, उसका एंड्स जो है लास्ट जो है जीरो है, बट दिस जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ना डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है ना, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नहीं है। दिस जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझिए, बहुत आसानी से एग्जांपल से समझा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने एक वैल्यू लिया है 10600, है ना, ये वैल्यू हमने लिया है। इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में हम तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट को मूव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिख सकते हैं 1.06 × 10⁴।
ऐसे भी लिख सकते हैं 1.06 × 10⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो का वैल्यू में और मे नॉट भी होता है सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए 1.06 है तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया 3, 1 2 3। इसमें कितना हो गया 1 2 3 4। इसमें कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो ये कहता है कि आपको राइट साइड में है और डेसिमल पॉइंट अगर मेंशन नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकता है। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का। डिटर्मिनेशन ऑफ significant number of following number। देखिए यहां पे फर्स्ट है 100। आपसे पूछा जाएगा इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो आप देखिए सेकंड देखिए 1, इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा। थर्ड देखिए 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। 4 6 9 2, इसका सिग्निफिकेंट बनाइए। 5 देखिए 6 0 2 9, सिग्निफिकेंट बताइए। 6 1.600, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। 7 0.0029, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। 8 1.06 × 10⁻3, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। 9 2.06 × 10⁻4, सिग्निफिकेंट बताइए। 10 2. आप बताएंगे सर इसका सिग्निफिकेंट 1 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 3 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 4 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 3 होगा, सिग्निफिकेंट 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 3 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 3 होगा, इसका सिग्निफिकेंट 4 होगा। ओके, देखो आगे जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री का जितना भी कैलकुलेशन इस टॉपिक पे डिपेंड करता है। इस टॉपिक को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर रहता है या छोटा छोटा नंबर रहता है कि इसका कैलकुलेशन हम लोग जब भी करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ला के करते हैं। एक्सपोनेंशियल फैक्टर के फॉर्म में लाकर करेंगे। बड़ा बड़ा वैल्यू होता है, इसको छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करने का जो मेथड अप्लाई किए हम लोग, इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कहता है कि जो डेसिमल पॉइंट है अगर आप उसको मूव कराते हो लेफ्ट साइड में तो एक्सपोनेंट जो होगा पॉजिटिव होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट को मूव कराते हो राइट साइड में तो एक्सपोनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन से हम लोग को कैलकुलेशन काफ़ी आसान होता है। साइंटिफिक नोटेशन जिसको नहीं करने आएगा कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो कोई भी बड़ा कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कहा गया है इट इज कन्वीनियंट to represent very small and very large number in exponential form which is called scientific notation। ये जो मेथड अप्लाई किए गए हैं इससे हम लोग काफी आसानी से बड़ा बड़ा वैल्यू को या छोटा छोटा वैल्यू को, है ना, आप कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे एग्जांपल लिए, और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट को मूव कराओगे तो एक्सपोनेंट जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर राइट साइड में मूव कराओगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। कुछ एग्जांपल लिए तो देखिए 76000 है, अगर डेसिमल पॉइंट को मूव करा दिए यहाँ पे 7.6 × 10⁵ लिखेंगे, क्योंकि आपने कितना डिजिट मूव कराया 1 2 3 4 5 तो 10⁵।
सिमिलरली देखिए यहाँ पे किस साइड में मूव कराया आपने, राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6, 4.6 इंटू 10⁻⁻6। तो मैंने कहा था कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को मूव कराओगे राइट साइड में तो एक्सपोनेंट जो होगा निगेटिव होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में मूव कराओगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एसआई यूनिट। तो टोटल जो होता है एसआई यूनिट जो होता है 7 होता है। इसमें क्या क्या होता है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ये टोटल 7 जो होता है एसआई यूनिट होता है ना। फंडामेंटल टोटल कितने होते हैं, 7, और उसका यूनिट होता है, जैसे आप देखिए मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट क्या होता है, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला। तो ये टोटल 7 जो है तुम्हारा ऐसा यूनिट है। इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे केमिस्ट्री में, देखिए फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारी पूरी केमिस्ट्री में इसकी जरूरत आएगी। आपको प्रॉब्लम में 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ रहेगा, उसको मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना होगा, आप याद रखिएगा 10⁻⁻10। नैनोमीटर में दिया हुआ रहेगा तो 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर में दिया रहेगा 10⁻12, माइक्रोमीटर में दिया रहेगा 10⁻6 मीटर। तो एक कन्वर्सन हुआ, एंगस्ट्रॉम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसा बेसिक चीज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो बस प्लस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में, इसका होता है प्लस में। अगर 1 लीटर है और आपको दिया 1 डेसीमीटर क्यूब, तो सेम है, 1 लीटर दे या 1 डीएमक्यू दे, सेम है। और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 एटीएम जो होता है उसको एमएम में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है, 760 एमएम। एटीएम जो होता है आपको ऐसा यूनिट है एटीएम, और उसको कन्वर्ट करना है अगर एमएम में, या एमएम को कन्वर्ट करना है एटीएम में। 1 एटीएम इक्वल टू कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल होता है। तो सम यूजफुल कन्वर्सन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।